एशले के लंबे घने बालों के दरमियान हसीन चेहरा उतरा हुआ था। इसकी हालत भी वार्ड के मरीजों की तरह थी, जहां मरीजों के साथ ड्रिप लाइंस वेंटिलेटर लगे हुए थे। वो 6 काउंटी अस्पताल के इंतहाई निगाहदाश्त वाले यूनिट के बाहर काउंटर से टेक लगाए खड़ी थी। इस हालत में भी इसका हुस्न नाकाबिले बयां था। मार्क को ऐसा ही लगा। करीब पहुंचकर इसने एशले को खुद से लिपटा लिया। एशले का नाजुक बदन कांप रहा था। ओ मार्क, शुक्रिया। एशले ने सिसकी ली। बहुत अजियतनाक है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मार्क ने कहा। एशले ने सर हिलाकर हरासा नज़रों से देखा। अगर तुम्हारी मीटिंग ना होती तो तुम भी। इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं समझ रहा हूँ, मार्क ने कहा, और ये ख्याल मेरे जहन में भी अटका हुआ है। जोई उसके साथ है। एशले ने उंगली से इशारा किया। मार्क ने इशारे की सिमत देखा। जोई जॉश के बेड के साथ कुर्सी पर बैठी थी। इसके बुरे बाल बिखरे हुए थे। माइकल गायब है। मार्क, वो कहाँ है? एशले ने सवाल किया। मैं बिल्कुल बेखबर हूँ, मार्क ने झूठ बोला, लेकिन यकीनन वो इन चारों के साथ वैन में नहीं था। मैंने पुलिस को फ़ोन किया था, वो बोली। वो? एशले सिसकने लगी। क्या कहा उन्होंने? एशले को गुस्सा आ गया। इसने खुद को संभाला। उन्होंने कहा था कि वो कहीं गहरे नशे में सो रहा होगा। शायद ये बात दुरुस्त हो, मार्क ने तरद्दुद से कहा। नफ़ी में सर हिलाते हुए एशले ने आंसू साफ किए। वो कम पीता है, इसने मुझसे वादा किया था कि वो पीना छोड़ देगा। चलो जोई को देखते हैं, मार्क ने कहा। जोई जैसे एक दिन में ही डलक गई थी। मार्क ने इसके कंधे पर हाथ रखा। जोई ने सर उठाया। इसकी आंखें सूजी हुई थी, आंसू फिर बह निकले। मार्क बेड पर इसके शोहर जॉश को देख रहा था, जिसकी आंखें बंद थी। चेहरे पर जख्म और हराशों को साफ किया गया था। डिप बाजू में लगी थी। 2 शाखा नाली नाक के नथनों में फंसी हुई थी। सर और चादर के नीचे मुख्तलिफ तार निकले हुए थे, जो डिजिटल डिस्प्ले को फीड कर रहे थे। जहाँ रंगीन ग्राफ चल रहे थे। जॉश की रंगत मर्दों जैसी थी। मार्क ग्राफ का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। जॉश बाकी ग्रुप के दोस्तों के माने जवान और प्रामाणिक था। अपने मुस्तकबिल की बातें करता था। ग्रुप में सबसे पहले शादी इसी ने की थी। इन दोनों के 2 खूबसूरत छोटे बच्चे थे। मार्क ने वार्ड पर तायराना नजर डाली। वो गहरी मायूसी महसूस कर रहा था। राय लीवर्सटाउन कोर्ट में कुआ के कटहरे में खड़ा था। वो यहाँ हमेशा खुद को गैर आरामदेह महसूस करता था। जूरी वैसे ही दिखाई दे रही थी कि जैसा कि दिखाई देती है। पब्लिक गैलरी प्रेस और नाजरीन सुपुर्द थी। जाहिर है कि मर्डर ट्रायल था। राय के हाथ में एक बाइबल थी। इसने हल्फ के मखसूस अल्फाज दोहराए। अटॉर्नी रिचर्ड शैरोले से सवाल किया, तुम डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट राय हो, जिसकी ड्यूटी CIA हेडक्वार्टर में है, 6 हाउस हंगरी ब्रास्टन? यस, ग्रेस ने जवाब दिया। मज़कूरा केस की डीलिंग में तुम भी मुआवन हो? यस। डिटेक्टिव, तुम्हारी मदद एक जूते के हवाले से दरकार है। जूते का ताल्लुक इसी केस से है। तुम जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? खाकी रंग का मगरमच्छ की खाल का जूता। राय ने गुस्सा दबाते हुए हाँ में जवाब दिया। मैं बगैर तस्मे वाले लोफर जूते की बात कर रहा हूँ, जिसमें सोने की चेन भी है, रिचर्ड शैरोल ने कहा। राय ने शैरोल की आंखों में देखा। हाँ, समझ रहा हूँ। बैरिस्टर के बोलने से पहले राय की छठी हिस्स ने कहा, मामलात गलत रुख इख्तियार करने वाले हैं। डिटेक्टिव, क्या तुम बताओगे कि मज़कूरा जूता किस आदमी के पास लेकर गए थे? सर, मैं समझ नहीं पा रहा, इससे क्या हासिल होगा? राय ने खुद को संभाला। मेरा ख्याल है तुम समझ रहे हो। जज कोल एक बदमिजाज जज की शोहरत रखता था। इसने वकील को सरजनिश की। नुक्ते की बात करो, हमारे पास सारा दिन नहीं। शैरोल ने मखसूस मेज से चरमी लोफर जूता उठाकर कोर्ट में नुमाइश की। ये एक अहम शहादत है, वो बोला। इसे जगह से बेजगह करके तुमने केस को खराब करने की कोशिश की। राय ने गुस्से पर काबू पाया। ये सिर्फ इल्ज़ाम है, मैं कानून के साथ हूँ। वो शैरोल के गेम प्लान को समझ रहा था, ताहम वकील का अंदाज इसको मुश्तिल करने के लिए काफ़ी था। ओह, तो तुम्हारे ख्याल में मैं गलती कर रहा हूँ? क्या तुम ये जूता एक नाअहल खुफिया सलाहियतों बल्कि नहीं नाम नहाद तारीख ताकत रखने वाले के पास लेकर गए थे? नजूमी, साहिर या जादूगर कह लो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये कहकर शैरोल जज की तरफ मुड़ा। योर ऑनर, मैं कोर्ट को बताना चाहता हूँ कि जूते पर से DNA का काबिल भरोसा हसूल मशकूक हो चुका है, जिसकी जिम्मेदारी डिटेक्टिव पर आयद होती है। वो दोबारा राय की तरफ आया। तुमने ये जूता 9 मार्च को हैंगर में एक छोटी बुढ़िया जादूगरनी के पास लेकर गए थे। इसका नाम रोनी है। रोनी के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है। हमें तुम्हारे ख्याल से कोई गर्ज नहीं, हमें फैक्ट की बात करनी चाहिए। शैरोल का अंदाज़ा बदस्तूर जारहाना था। दफातन जज की रगे तजस्सुस भड़की। हमें डिटेक्टिव के ख्यालात को यकसर मुस्तरद नहीं करना चाहिए। जज के रिमार्क्स पर राय ने शैरोल को मौका दिए बगैर बोलना शुरू कर दिया। माजी में रोनी ने मुतअद्दिद केस हल करने में मेरी मदद की है। अगरचे मैं मुकम्मल तौर पर खातून पर इन्हिसार नहीं करता, लेकिन 3 साल पहले की बात है। एक पेचीदा मर्डर केस में रोनी ने मुझे इतनी मालूमात फराहम कर दी थी कि जिसकी मदद से मैं किसी कदर तको-दो के बाद कातिल तक पहुंच गया था। और जहां तक मौजूदा केस में DNA का ताल्लुक है, अगर आप रिकॉर्ड और तारीखें चेक कर ले तो पता चल जाएगा कि DNA टेस्ट पहले ही हो चुका है। शैरोल ने सटपटाने के बावजूद सवाल दागा। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद तुम मुतवातर डार्क आर्ट्स से रब्ता रखते हो।
मैं इसे डार्क आर्ट नहीं कहता, ये एक मुतबादिल जरिया है। पुलिस की ड्यूटी है कि जराइम से निपटने के लिए हर जाविये पर काम करे और हर जरिया इस्तेमाल करे। रॉय ने जज की तरफ देखा। जज ने जूरी के बाद सब पर नजर डाली। कुछ देर खामोशी रही। कोर्ट क्या कहेगा? अब मुझे गवाह के कटहरे में किसे तलब करना चाहिए? रॉय ने फौरन कहा, होली बाइबल पर कसम क्यों ली जाती है? क्योंकि गॉड सुपरनेचुरल है, बल्कि सुप्रीम ऑफ सुपरनेचुरल। ये अजीब बात होगी कि अगर मैं कहूँ यहाँ मौजूद कोई भी मावराए अकल पर यकीन नहीं रखता। शैरोल कोई सवाल के बगैर बैठ गया। प्रोसिक्यूशन ने खड़े होकर जज से कहा कि वो मामला चैम्बर में जेर बहस लाए। बाद आज़ां ट्रायल जारी रहा। दूसरे गवाह को तलब कर लिया गया। माइकल बुक की तरफ से ध्यान हटाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे कुछ खास कामयाबी ना हासिल हो सकी। खुशबूदार, लजीज और इश्तहाअंगेज अशियाए ताम घूम फिर कर दिमाग को खटखटा रही थी। एक बार फिर बदहवासी ने गहरा तंग करना शुरू कर दिया। इसने फेफड़ों में हवा खींची। इसने आंखें बंद करके तसव्वुर किया कि वो बहीरा रूम में अपनी कश्ती में आराम कर रहा है। ताहम खौफनाक हकीकत ने जल्द ही दिलकश तसव्वुर को पाश पाश कर दिया। माइकल ने सीने पर रखी टार्च को ऑन किया। बैटरी तेजी से डाउन हो रही थी। प्यास बुझाने के लिए इसके पास फकत एक बियर की बोतल थी। एहतियातन 1 घंटे में एक घूंट का इरादा कर रखा था। इसने ढक्कन खोलकर घूंट भरा, बोतल बंद करके जल्दी से टार्च पे ऑफ कर दी। जरा सी हरकत भी दुश्वार थी। आज़ा पट्टे अकड़े जा रहे थे। कभी वो सर्दी से कांपने लगता, कभी मसामात पसीना उगल देते थे। ये भी एक छोटा सा मौजा था कि टार्च और वाकी टाकी में एक जैसी बैटरियां थी। इसने घड़ी की चमकती हुई सुइयों पर निगाह डाली। कीमती घड़ी इसको एशले ने दी थी। एशले को इसने पहली मर्तबा इस वक्त देखा था जब वो इंटरव्यू के लिए ऑफिस आई थी। माइकल वो ऑफिस मार्क के साथ शेयर करता था और अब 6 महीने बाद इनकी शादी होने वाली थी। वो पहली नज़र में ही फरेफ्ता हो गया। दोनों की मोहब्बत बहुत तेजी से परवान चढ़ी। बहुत तो रूप की रानी थी, खुमार थी, बहार थी, अदा थी, अदाए दिल भरी थी। ना बनावट, ना मेकअप, गुंचा थी, महकता गुल थी। अजब अंदाजा था, जो भी था फितरी था। इसका ज़ौक़ इससे बढ़कर था। एशले के ज़ौक़ की एक अलामत कब्र में माइकल की किलाई पर थी। एशले की तरफ ध्यान गया तो कुछ देर के लिए वो मौजूदा हालत ज़ार से बेगाना हो गया। पट्टों की तकलीफ से वापस कब्र में ले आई। 36 घंटे गुजर गए। वो मजबूर था। मसाना बहुत देर पहले ही हाली कर चुका था। वाकी टाकी में कितनी बार चीख पुकार की थी वो गिनती भूल गया था। अनगिनत बार मोबाइल इस्तेमाल किया और हर मरतबा नो सर्विस का पैगाम वसूल किया। सैकड़ों बार हाथों से जोर लगाकर ताबूत खोलने की कोशिश की। फिर वाकी टाकी ऑन करके बोला, हेलो हेलो, कोई है? लेकिन सन्नाटा। वो तारीकी में साकन लेटा था। दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। क्या होगा अगर? हदशों के सांप फिर दिमाग में रेंगने लगे। अगर वो नहीं आए। इसने घड़ी देखी, 12 बजने वाले थे। लेकिन वो क्यों नहीं आएंगे? किसी भी वक्त आ सकते हैं, उनको आना होगा। डिजिटल क्लॉक सुबह के 3:02 बजा रहा था। वो ख्वाब में सैंडी को देख रहा था, बातें कर रहा था। अचानक गटाटोप अंधेरे में हर शय को निगल लिया, जैसे रोशनी का स्विच ऑफ कर दिया गया हो। सैंडी, वो चिल्लाया और आंख खुल गई। रॉय अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। तनफ्फुस की तेज रफ्तार धीरे धीरे मामूल पर आ रही थी। वो दोबारा ख्वाब में सैंडी के पास जा रहा था। इतने बरस गुजरने के बाद वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि वो सैंडी को हो चुका है। इसके ख्याल में सैंडी किसी अनदेखी दुनिया में जिंदा थी, जिसमें से गुजर कर वो अनदेखी दुनिया में सैंडी के पास चला जाए। हर मरतबा ख्वाब हकीकत भरपूर होता था। उम्मीद उदासी में बदल गई। रॉय ने आंखें खोल दी। सैंडी की तलाश में इसने कुर्रा अर्ज के हर पत्थर को उलट कर देख लिया था। सैंडी की बहन जॉडी ने एक मरतबा रॉय से कहा कि इसे हकीकत कबूल कर लेनी चाहिए कि सैंडी अब इस दुनिया में नहीं है। रॉय ऐसा नहीं कर सकता था। वो आखिरी सांस तक अपनी कोशिश जारी रखेगा। मुमकिन है किसी जहनी मरीज ने सैंडी को कैद कर रखा हो। रॉय ने आंसरिंग मशीन पर सैंडी की आवाज़ तब्दील नहीं की थी। बेडरूम जू का तू था। सैंडी के इस्तेमाल की अशिया कपड़ों समेत अपनी जगह पर थी। सैंडी जैसे वाक़यातन हवा में तहलील हो गई थी। किसी किस्म का कोई सुराग नहीं मिला। अलबत्ता 24 घंटे के बाद इसकी कार एयरपोर्ट की पार्किंग में से मिली थी और वो कार अब भी गैराज में खड़ी थी। भरपूर तरीके से कार को फॉरेंसिक मराहिल से गुजारा गया था। रॉय को इंतजार भी था कि जैसे वो अचानक गायब हुई थी वैसे ही अचानक आसमान से टपकेगी या इसका फ़ोन आ जाएगा। 8:30 बजे रॉय बास के सामने था। असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल एलिसन रॉय की सीनियर थी। इसकी उम्र 40 के लगभग थी, लेकिन एलिसन ने खुद को फिट फाट रखा हुआ था। इसका ऑफिस CID के हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर था। मामूल के बरखिलाफ एलिसन ने हाथ मिलाया, ना विश किया, ना सर हिलाया, ना ही वो मुस्कुराई। इसने बराह रास्त सुरेश मर्डर केस की बात छेड़ दी। तुम्हें एहसास है ये केस हमारे लिए बदनामी का बायस बन गया है। डार्क आर्ट के बाद प्रेस ले उड़ा। मुझे दर्जनों कॉल्स वसूल हो रही है। तुम्हारा खास तौर पर मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रेस हमें अहमकों का टोला करार दे रहा है। रॉय ने एहतियात से कहा। रॉनी एक गैर मामूली खातून है। इसने कई मरतबा माजी में हमारी मदद की है। एलिसन ने कुर्सी से टेक लगाए, रॉय को घूरना शुरू कर दी। इसका सर नफी में हिल रहा था। तुम्हें तरक्की देने के लिए मैंने खुद को तैयार कर रखा था। क्या तुम नहीं जानते मैं आगाह हूँ और कद्र करता हूँ? एलिसन ने मेज़ पर पड़े अखबारों को इशारा किया। और तुमने क्या कर दिया? सुरेश की
डिफेंस कौंसिल को एक शानदार मौका फराहम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, अटॉर्नी दाव खेलने की कोशिश कर रहा था। जूते का फॉरेंसिक टेस्ट लिया जा चुका था, यह बात रिकॉर्ड में है। एलिसन ने अपने नाखूनों का जायजा लिया। दिफाई हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि इसके नतीजे को मुतासिर कर सकते हैं। यह मर्डर ट्रायल है, राय ने कहा, और बॉडी गायब है। हम जानते हैं कि रेमंड का कातिल सुरेश है, लेकिन बॉडी का गायब असल कमजोरी है। कभी ना कभी कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है जिसको अमूमन संजीदा नहीं लिया जाता। क्या आपको लिटिल वेंटन केस याद है? हाँ, वो पुलिस का कारनामा नहीं था। एलिसन की आवाज़ में कदरे नरमी थी। हाँ, लेकिन वहाँ पैरानॉर्मल इमदाद ना होती तो केस तकरीबन क्लोज हो गया था। रॉय ने कहा, इसके अलावा और भी कई केसेस हैं। एलिसन के रुखसारों में डिंपल नजर आए। तो तुमने ऐसे ही केसेस की फहरिस्त बना रही है? जानती हूँ कि तुम खुद भी पैरानॉर्मल स्टडी करते हो और इस पर यकीन रखते हो, लेकिन मैं अंदर यकीन नहीं रखता। रॉय, हमें कम्युनिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। एलिसन ने वजह बयान की। अवाम की राय मुस्बत है। रॉय ने कहा, पिछले साल जो सर्वे हुआ था इसमें कदर हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। 90% अफराद को जिंदगी में कभी ना कभी मावराए हिस्स तजर्बे से गुजरना पड़ा था। जरा सोचो, 90%। तहम अवाम टैक्स का पैसा रिवायती तरीके पर हर छोटा देखना चाहती है, जराइम के हल के लिए फिंगरप्रिंट्स, DNA वगैरह। मैं समझता हूँ हमारा काम किसी भी तरीके से जराइम का हाथ पाए। नहीं, हम हर जुर्म को हल नहीं कर सकते, अलबत्ता हम पब्लिक के एतमाद को कायम रख सकते हैं जो पुलिस पर करती है। मैं बात खत्म कर रही हूँ, आगत में पुलिस की तरह ही काम करना है। रॉय अपनी ऑफिस में गुमसुम बैठा था। इसने सैंडविच को हाथ नहीं लगाया था, वो सिर्फ काफ़ी के सिप ले रहा था। 3 महीने पहले इसकी प्रमोशन हुई थी। 6 पुलिस ऑफिसर में वो दूसरा था जो उम्र के एतबार से इतनी जल्दी डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट बन गया था। अब सुरेश मर्डर केस में रंग में भंग डल चुका था। वकील शारोल का भी गन फैलाने में बड़ा हाथ था। ईमेल चेक करने के बाद इसने 6 पुलिस की साइट खोलकर गैर हलशुदा केसेस की फहरिस्त देखी जो प्रमोशन के साथ इसके हिस्से में आए थे। ऐसे केसेस की तादाद 20 थी। 20 मुतासिरीन इसकी ज़ात पर इन्हिसार कर रहे थे कि वो कातिल को इंजाम तक पहुंचाएगा। कातिल आज़ाद थे। बात फाइल्स 30 साल से ज़्यादा पुरानी थी। वो चाहता तो रिओपन भी ना करता, लेकिन वो लवाहकीन की आखिरी उम्मीद था। तुम यहाँ मसरूफ? गैलन ब्रोनस की सनाशा आवाज़ आई। गैलन डिटेक्टिव सार्जेंट था, पुरजोश और ब्लेड की तरह तेज। वो कई मरतबा राय के साथ काम कर चुका था और राय का करीबी दोस्त था। मसरूफियत की क्या तारीफ है? राय ने सर उठाया। तुम्हारी जिंदगी सवाल का जवाब है, गैलन ने कहा। रॉय मुस्कुराया। क्या तुम फारिग हो? नहीं दोस्त, जरा सुनो, गैलन बोला। एक लड़की ने तंग कर रखा है, इसका मंगेतर खो गया है। यूं मालूम होता है कि दोस्तों के दरमियान खेले जाने वाला प्रैंक आइटम किसी खौफनाक इंजाम से दो चार हो गया है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये कोई आम गुमशुदा अफराद की कहानी नहीं है। तुम्हारी खोपड़ी की जरूरत है अगर तुम कुछ वक्त निकाल सको। गैलन ने बात खत्म होते हुए मुद्दा बयान किया। गैलन की जगह कोई और होता तो राय इनकार कर देता। वो पहले ही बदमजा था। ऑफिस से निकलने का बहाना ही सही। इसने घड़ी और डायरी पर निगाह मारी और हामी भर ली। मैं चाबी हासिल कर लूँ, 5 बजे इस बंदे के फ्लैट पर मिलेंगे। गैलन ने राय को एड्रेस दिया। राय ने सरकारी गाड़ी की बजाय अपनी गाड़ी को तरजीह दी। दौरान सफर वो मौसीकी को एंजॉय करता रहा। हल्की बारिश की वजह से वाइपर्स हरकत में थे। गैलन पोच में मुंतजिर था। बुलंद कामत और कड़ियल। वो बॉडी बिल्डिंग का आदी था। दोनों बातें करते हुए लिफ्ट की तरफ आ गए, जिस पर दोनों छठी मंजिल पर उतरे। प्रेस की बात भी निकली। प्रेस को स्टोरी चाहिए और तुमने एक फ्राहम भी कर दी, गैलन ने तबसरा किया। कॉरिडोर के कोने पर उनका मतलूबा फ्लैट था। गैलन ने चाबी निकालकर लाख में घुमाई। दरवाजा खोलकर दोनों अंदर चले गए। लाउंज, किचन और 2 बेडरूम्स। बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन ये फ्लैट मॉडर्न और नया लगता था। फ्लैट टीवी स्क्रीन के नीचे DVD प्लेयर और कीमती हाई फाई सिस्टम था। सोफे भी अच्छे थे, बेडरूम भी मुतासिर कुन थे। राय और गैलन ने एक दूसरे को देखा। नाइस, राय ने तबसरा किया। बेड के साथ फ्रेम में एक जोड़े की तस्वीर आवेजा थी। दोनों की उम्रें 30 से कम थी। दोनों ही खूबसूरत थे। गैलन ने इशारा किया। मर्द का नाम माइकल हैरिसन है और लड़की एशले हार्ले है। राय ने सर हिलाया। हफ्ते के दिन दोनों की शादी तय है अगर वो मंजर आम पर आ गया, और ये जुमेरात की शाम है। राय ने कहा, और तुमने बताया था कि वो मंगल की रात से गायब है। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? माइकल की साख अच्छी है, प्रॉपर्टी डीलर है, MA प्रॉपर्टीज। इसके पार्टनर का नाम मार्क वान है। कारोबार अच्छा जा रहा है। एशले माइकल की सेक्रेटरी है। राय ने फोटो उठाकर करीब से देखी। ये लड़की तो बरके सरापा है। राय तारीफ के बगैर न रह सका। ये अहम नुकता है। अगर आप हफ्ते को इस क़यामत से शादी करने जा रहे हैं तो आप किसी कीमत पर भागोगे नहीं। गैलन ने कहा, हाँ, कोई पागल ही होगा जो भाग जाएगा। मतलब ये कि दाल में कुछ काला है। राय ने फ्रेम जगह पर लगा दिया। तो फिर वो कहाँ है? गैलन ने सवाल किया। राय कुछ देर खामोश रहकर बोला, तुम प्रैंक की बात कर रहे थे। स्टैग नाइट के बारे में पता चला कि इसकी मंगेतर एशले ने बताया है कि इनका ग्रुप में ये चलता रहता था। स्टैग नाइट के बारे में तुम जानते हो, यानी शादी से पहले जश्न मनाना। सही लफ्ज़ कुछ और है, अमली मजाक। लेकिन 2 रातें गुजर गई हैं। राय ने इतराज़ किया। हाँ, कुछ गलत हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। राय इसके पीछे लिविंग रूम में आ गया। गैलन ने कंप्यूटर ऑन किया और कुछ ही देर में डाटा सामने आ गया। पासवर्ड कैसे मालूम किया? राय ने इस्तिफसार किया। जरूरत ही नहीं पड़ी। अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। माइकल को भी पता था कि इन दोनों के सिवा कोई शेयरिंग करने वाला है ही नहीं, लिहाजा इसने पासवर्ड की जरूरत महसूस नहीं की। बहुत खूब। राय थोड़ा सा झुककर स्क्रीन को घूरने लगा।
इस मकाम से चंद मील के फासले पर मार्क इसी ऑफिस में मौजूद था जिसे वो माइकल के साथ 7 साल से मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। वो भी कंप्यूटर के सामने बैठा था। क्लॉक में 6:10 का वक्त हो गया था। डबल एम प्रॉपर्टीज़ का दफ्तर ब्राइटन स्टेशन से कुछ दूर 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर था। मॉडर्न ऑफिस था, रिसेप्शन और किचन बेहतरीन फर्निश किए गए ऑफिस की दीवारों पर फ्रेम के अंदर चंद तस्वीर मुज़य्यन थी। एक में 3 या 4 बोर्ड्स नजर आ रही थी। तीनों कश्तियाँ दोनों दोस्तों की मलकियत थी। बाकी तस्वीर इनके प्रोजेक्ट्स की थी जो डबल एम ने मुकम्मल किए थे। वो सुबह से हर 5-10 मिनट बाद माइकल के मोबाइल फ़ोन पर रब्ता करता। हर बार कॉल सीधी वॉइस मेल में गई, हत्ता कि फ़ोन बंद कर दिया गया या फिर बैटरी नाकारा हो गई। ये इस बात का इशारा था कि माइकल कहीं मौजूद है। मार्क के इल्म में था कि दोस्तों ने स्टैग नाइट के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया था। एक्सीडेंट के वक्त को देखते हुए वो हिसाब जोड़ रहा था कि माइकल को रात 9 बजे के आसपास दफन किया गया था। इसका मतलब है 45 घंटे गुजर चुके हैं। ये बहुत अहम था कि मार्क बदहवासी का शिकार न हो पाए। वो मुतअद्दिद पुलिस शोज देख चुका था जिससे इसने सीखा था पैनिक का शिकार होने वाले जल्द पकड़े जाते हैं। इसे खुद को पुरसुकून रखना था। वो इन बॉक्स में ईमेल को मिटा रहा था, फोल्डर्स और आइटम्स को डिलीट कर रहा था। मिटाए गए आइटम ट्रैक्स में से डिलीट कर रहा था और भेजी गई मेल्स भी मुकम्मल तौर पर गायब करना मुमकिन न था। ये तमाम आइटम्स अब भी साइबर स्पेस में किसी सर्वर में पड़े रहेंगे। ताहम ये बात यकीनी थी कि कोई इतनी दूर तक की नहीं सोचेगा। वो एक के बाद दूसरा कीवर्ड टाइप कर रहा था। ये एडवांस सर्च के लिए ज़रूरी था। माइकल स्टैंग, नाइट, जॉश, पीटर, रोबो, ल्यूक, एशले, ऑपरेशन रिवेंज। जॉश अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर था। हालत नाजुक थी, वजह यकीनी ब्रेन डैमेज था। मार्क का हल खुश हो रहा था। वो जॉश, ल्यूक और माइकल को स्कूल के ज़माने से जानता था। पीटर और रोबो बाद में ग्रुप में शामिल हुए थे। अचानक मार्क का मोबाइल बोलने लग गया। माइकल की माँ का फ़ोन था। वह सुबह से 10 बार फ़ोन कर चुकी थी। मार्क ने हमेशा की तरह शाइस्ता और दोस्ताना अंदाज में बताया कि माइकल का अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये खबर भी सच है। माइकल कहाँ है? मार्क बेखबर था। प्लान की से खबर थी लेकिन माइकल के साथ क्या हुआ वो नहीं जानता था। क्या तुम समझते हो कि वो किसी और लड़की के साथ होगा? मार्क ने नाप तोल का जवाब दिया। मिसेस हैरिसन, कुछ भी मुमकिन है, लेकिन वो एशले से बहुत प्यार करता था। हाँ, वो बहुत प्यारी लड़की है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात नशे में हम गैर मुतवक्को काम कर जाते हैं। मार्क ने कहा, वो ज़्यादा नहीं पीता। क्या तुम नहीं जानते? जी मैं आगाह हूँ। वो कभी एशले को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने बेटे को जानती हूँ। बिलाशुबा आप दुरुस्त कह रही हैं। जॉश कैसा है? इसकी हालत ख़राब है। जोई अस्पताल में इसके पास है। मैं भी जल्द वहाँ जाने वाला हूँ। कोई खबर मिलती है मुझे फ़ौरन बताना। मैं ऐसा ही करूँगा, मार्क ने जवाब दिया। फ़ोन बंद करने के बाद इसने मेज़ पर नज़र डाली और एक कागज़ उठाया। दफ़ातर इसकी निगाह अपने पर्सनल पाम डिवाइस पर गई और वो सन्नाटे में रह गया। खौफ की लहर तलवार की मानिंद आसाब को काटती चली गई।